आदाब नाजरीन, इस्तकबाल हैं आप सबका। आप देख रहे हैं सदाबहार लेजेंड्स रिजवान के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ख़ान, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे अजीम फ़नकार के घर पे, जिनके बारे में मैं क्या, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसकी बिसात हो उनके बारे में कुछ कहने की, क्योंकि वो इतनी अजीम शख्सियत रही है हिंदुस्तान की कि उनकी तारीफ़ में अगर कुछ कहा जाए तो ऐसा है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के बराबर हो। और वो शख्सियत हैं नौशाद अली साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में अपनी काम की बदौलत, अपने शानदार लाजवाब म्यूज़िक की बदौलत पहुंचाया। हम बात करेंगे आज नौशाद अली साहब की, उनके ज़िंदगी से जुड़े, उनके करियर से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं का ज़िक्र होगा, कुछ ऐसे अनछुए पहलू आपको बताएंगे हम, जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, और जानेंगे तो आप हैरान होंगे कि नौशाद साहब की शख्सियत, जितने अजीम वो फ़नकार थे, जितने अजीम वो म्यूज़िक कंपोज़र रहे हिंदी सिनेमा के, उतने ही बेहतरीन और उम्दा शख्सियत के मालिक थे, उतने ही उम्दा इंसान थे। और सेंटेनरी ईयर है, और क्योंकि 100 साल पूरे हो चुके हैं 2019 यानी 1919 में पैदा हुए नौशाद अली साहब, तो 100 साल उनकी पैदाइश को पूरे हो चुके हैं, और ये हम सब के लिए बहुत अज़मत वाली बात है, बहुत खुशी की बात है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद अली साहब के साहबज़ादे राजू नौशाद साहब, जो अपना अलग मकाम रखते हैं, जिन्होंने कई फ़िल्मों में म्यूज़िक भी कंपोज़ किया है। और राजू नौशाद साहब आज हमें बताएंगे अपने वालिद के ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे क़िस्से, कुछ ऐसी बातें जो हमारे दिल को छू जाएगी वाकई। सबसे पहले तो राजू नौशाद साहब, आपका इस्तकबाल है, और हम तहज़ीब टीवी की तरफ से शुक्रगुज़ार हैं आपके कि ये मौका आपने हमें नवाज़ा आपसे मुलाकात का। और हम उस घर में बैठे हैं जिस घर में हर शख्स शर्फ़ हासिल करता है बैठने का, क्योंकि इस घर में नौशाद साहब ने अपनी सांसें ली हैं, अपनी ज़िंदगी के कुछ क्या बहुत वक्त गुजारा है। तो हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए बाइज़्ज़त बात है कि आपने ये मौका दिया। मैं नौशाद साहब के बारे में यहाँ से शुरू करूँगा कि उनकी पैदाश 25 दिसंबर 1919 जी, यानी कि क्रिसमस के दिन वो पैदा हुए हैं जी। और इत्तेफाक ये है कि उनकी वालदा का नाम था मरियम। ओह, खैर ये तो उनका जी, बचपन की कहानी। नौशाद साहब पैदा हुए लखनऊ में। जी। उनके घर के सामने एक कोई टीला था, टीले पे किसी साहब की कब्र थी। वहाँ नौशाद साहब खेलते थे, इमली का दरख्त था उसके नीचे, बचपन का गुजरा। और अक्सर लोग उस कब्र पे ताक जो लगा होता है, ताक पे पैसा 2 पैसा रख देते थे। वो पैसा उठा के नौशाद साहब, सामने मेहरा टाकिस हुआ करता था लखनऊ में, आज भी है, नाम बदल गया उसका, वहाँ जाते थे। और वो दौर था साइलेंट मूवी का, तो स्क्रीन के पीछे जो थिएटर मालिक होता था, कुछ उस्तादों को हायर करता था, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, वो कहता था कि सीन देखते जाओ और उस हिसाब से कुछ म्यूज़िक बजाना। इमोशनल सीन है तो इमोशनल म्यूज़िक, हैप्पी है तो कुछ हैप्पी म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर की तरह। तो समझ लीजिए बुनियाद बैकग्राउंड की वहीं से पड़ी। नौशाद साहब जाके उन म्यूजिशियन के पास बैठते थे, ऑडियंस में नहीं बैठते थे, और जो सुनते थे उनको याद हो जाता था। उनको अल्लाह ने बख्शी थी वो याददाश्त, जी, कि आखिर वक्त तक उनकी याददाश्त बहुत तेज़ थी। वो सब सुना देते थे, बचपन में ये सुना था मैंने, वहाँ ये सुना था। फिर उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं, और इनके वालिद बहुत सख्त थे। अंग्रेज़ों के दौर में ये मैट्रिक पास थे, तो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। और हाई कोर्ट के मुंशी थे। महीने में उनको 3 रुपये मिलते थे चांदी के सिक्के, तो उन्हें बहुत बड़ी बात थी 3 रुपये मिलना। तो वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे भी वैसे ही पढ़े लिखे, मगर नौशाद साहब का रुझान कहीं और था। पास में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान थी, भोंदू एंड सन्स। अच्छा। लाटूस रोड, अब लाटूस रोड लखनऊ में, उसका नाम हो गया गौतम बुद्ध मार्ग। अब वो दुकान रही नहीं, तो वहाँ जाके उन्होंने सेठ को रिक्वेस्ट करा
कि मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये दुकान की चाबी ले लो और कल सुबह से तुम आओ 7 बजे आके दुकान खोलो, साफ़ सफाई करना और सारे इंस्ट्रूमेंट को झाड़ देना, ये तुम्हारा काम है। तो बोला जी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर दूसरे दिन 7 बजे की जगह 6 बजे पहुंच जाते थे, हारमोनियम लेके बैठते थे और जो सुना रात को उन्होंने म्यूजिशियन जो बजाते हैं वो रिप्ले करते थे। अच्छा, थिएटर में जो सुनते थे। तो एक दिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो सेठ जो थे दुकान के मालिक थे वो जल्दी आ गए और उन्होंने वो देख लिया ये बजा रहे इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम बजा रहे हैं। सुनते रहे। फिर बाद में उन्होंने कहा अच्छा तो बरफुरदार आप जल्दी इसलिए आते हैं, साफ़ सफाई की जगह मेरे इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब करते हैं आप, अभी आपको मैं सज़ा दूंगा। तो नौशाद साहब कहते थे, मैं एकदम डर गया कि क्या सज़ा देंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें तो सज़ा दूंगा मैं, उठाओ ये हारमोनियम और चलो मेरे साथ। लखनऊ में एक उस्ताद होते थे लड्डन साहब, हारमोनियम के उस्ताद, उनके पास लेके गए और उनको कहा कि उस्ताद ये बच्चे का हाथ बहुत अच्छा है, आप इसको सिखाओ। ये सज़ा थी? ये सज़ा दी और कहा कि ये हारमोनियम, ये सज़ा मैं तुमको ये हारमोनियम भी दे रहा हूँ मैं, ये तुम्हारा हो गया। अच्छा। तो नौशाद साहब सीखते थे वहाँ, थोड़ा बहुत सीखा उन्होंने। फिर वो डरते थे वालिद से कि कहीं उनको वो देख लें तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो हारमोनियम को अपने पलंग के नीचे दबा छुपा के रखते थे जब वालिद का वक्त होता था आने का। एक दिन इत्तेफाक ये ऐसा हुआ कि इनके वालिद की नज़र पड़ गई हारमोनियम पे, बहुत बिगड़े हमारी दादी पे। बोले किसका है हारमोनियम? तो बताया नौशाद का है। तो बोले हैं मेरे घर में एक मिरासी पैदा हुआ है। उठा के हारमोनियम बाहर फेंक दिया उन्होंने। फिर नौशाद साहब को कहा अब तुम दो में से एक चीज़ अपनाओ, या तो अपना संगीत लो या ये घर लो। तो उन्होंने कहा आपको घर आपका मुबारक, मुझे अब हमारा संगीत चाहिए। तो घर छोड़ के 12 साल की उम्र थी, छोड़ दिया और काफ़ी स्ट्रगल करते रहे। एक उन्होंने वो स्कूल खोला, म्यूज़िकल स्कूल खोला, विंसडर म्यूज़िकल स्कूल। फिर उन्होंने वहाँ भी कुछ लोग आते थे सीखने इनसे। फिर उन्होंने ये थिएटर ग्रुप थे वो ज्वाइन किया, डांसिंग ट्रूप था वो भी ज्वाइन किया। खैर एक ट्रूप के साथ वो आए वीरम गांव जो अहमदाबाद के पास में है। तो वहाँ उनका वो पूरा सारा शो फ्लॉप हो गया, सब चले गए, पैसा वैसा नहीं था, सामान बेच के सब लोग चले गए। नौशाद साहब वहाँ अकेले रह गए। एक वो कोई पठान था रहम दिल का, उसने बुलाया उनको, बोला कि देखो बच्चे तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, जाओ घर, वालिदैन से माफ़ी मांगो और वहाँ रहो घर में, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, ये तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। और बोलते थे उसने, पठान ने मुझे 70 रुपये दिए। अच्छा। और कहा कि तुम जाओ टिकट लो और सीधे लखनऊ जाओ। तो उन्होंने सोचा अब यही ठीक होगा, मगर गए स्टेशन पे तो टिकट लेने, तो वहाँ बॉम्बे का नाम पड़ा। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी किस्मत आजमाऊं बॉम्बे में, तो बॉम्बे आ गए। अच्छा, लखनऊ जाने की बजाय बॉम्बे आ गए। तो ये था 1937 में बॉम्बे आए जी। यहाँ किसी को जानते नहीं थे। दादर पे जगह अभी भी है, वो दादर एक जगह है बॉम्बे में, वहाँ फुटपाथ पे सोते थे और दिन के वक्त काम ढूंढने जाते थे। तो एक पान वाला हुआ करता था यूपी का, तो उसके पास अपनी पेटी और बिस्तर रख देते थे। वो स्ट्रगल उनका वहाँ से शुरू हो गया। एज अ म्यूजिशियन भी काम किया उन्होंने जी, फिर एज अ असिस्टेंट भी काम किया। फिर ये इनकी ज़िंदगी चलते रही। एक थे उस ज़माने के बहुत ही मशहूर सॉन्ग राइटर, गीतकार, स्क्रीन प्ले राइटर, स्टोरी राइटर, जनाब D.N. मधोक जी। तो उनको इन नौशाद साहब को सुना करते थे, तो उनको पसंद आने लगे कि ये बच्चे में बहुत टैलेंट है। तो अपने साथ कई जगह लेके जाते थे।
लोगों को, प्रोड्यूसरों को सुनाते थे, देखो ये बच्चा बहुत अच्छा टैलेंटेड है। तो प्रोड्यूसर कहते थे अरे ये बच्चे को उठा के लेके आ गए तुम, इसको स्कूल भेजो। अच्छा। उस ज़माने में म्यूज़िक डायरेक्टर सब होते थे 60-70 साल के। तो मधुक साहब ने कहा आप इसको मौका तो दीजिए। तो बोला अगर मेरा काम ख़राब हुआ? तो मधुक साहब ने कहा अगर आपका काम ख़राब होता है तो मेरे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और गीत के पैसे रोक के रखिएगा, उसमें से काट लीजिएगा। अच्छा। तो नौशाद साहब हमेशा कहते थे कि अगर डीएन मधुक साहब नहीं होते तो शायद नौशाद भी नहीं होता, ये अपनी गारंटी पे। तो पहली फिल्म थी 1939 में कंचन, और एक गाना रिकॉर्ड हुआ बता दे कोई कौन गली गयो शाम जी। इसे गाया था लीला चटनिस, अपने दौर की मशहूर हीरोइन थी। तो खैर वहाँ नौशाद साहब का दिल नहीं लगा, क्योंकि म्यूजिशियन कोई कॉपरेट नहीं करता था। जब उनको रेसल के लिए कहते थे तो वो कहते थे बजा लेंगे, क्या बचाया होगा, और सब ताने मारते रहे कर लौंडा। हमको सिखाने आया। तो कैसे भी करके उन्होंने वो गाना रिकॉर्ड हुआ, और रिकॉर्ड होने के बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर जाके दे दिया कि मैं काम नहीं करूँगा, यहाँ काम कर नहीं सकता, कोई कॉपरेट नहीं करता म्यूजिशियन जी। फिर उसके बाद में 1940 में प्रेम नगर, वो भी डीएन मधुक साहब ने दिलाई। प्रेम नगर, माला, जीवन, स्टेशन मास्टर, तो उससे थोड़ा इनको रिकग्नाइजेशन मिलने लगा जी। उस दौर में आए AR कारदार कलकत्ता से, तो उन्होंने इनको ऑफ़र दी कि तुम मेरे प्रोडक्शन में आ जाओ। तो नौशाद साहब ने फिर AR कारदार को ज्वाइन किया। फिर वो एक के बाद एक सारी पिक्चरें हिट होने लगी जी। और उनकी जो द बिगेस्ट म्यूज़िकल हिट आज तक किसी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है, रतन फिल्म थी। बिल्कुल। पूरी रतन फिल्म की नेगेटिव कॉस्ट थी, आप लोग को ताजुब होगा, उस ज़माने में 75,000 में नेगेटिव कॉस्ट थी। और पहले 6 महीने की रॉयल्टी जो ग्रामोफोन कंपनी HMV जो देती थी 10% देती थी। उस पहले 6 महीने की रॉयल्टी थी 3.5 लाख। इतने रिकॉर्ड इतने रिकॉर्ड बिके, और उस ज़माने में इतने रिकॉर्ड प्लेयर हुआ भी नहीं करते थे जी। तो खैर वहाँ से नौशाद साहब ने कभी पलट के देखा नहीं। और वही रतन का दौर था, गली गली गाने बज रहे थे। उस वक्त नौशाद साहब की वालदा ने लखनऊ से चिट्ठी भेजी रिश्ते कि तुम्हारा रिश्ता यहाँ तय कर दिया है, फलाने तारीख को तुम्हारी शादी है और तुम आ जाओ यहाँ। जी। गए नौशाद साहब, उनके साथ में 2-3 उनके अच्छे करीब के दोस्त थे म्यूजिशियन, वो भी साथ में गए। तो जब वहाँ पहुँचे लखनऊ, दूल्हा उल्हा बन के आए, तो उनकी वालदा ने कहा देखो नौशाद, मैंने दुल्हन वालों को ये कहा है। जब पूछा कि बम्बई में क्या काम करता है, तो मैंने कहा ये दर्जी का काम करता है, टेलर है। अच्छा। अगर मैं कहती कि तुम ये मिरासी का काम करते हो तो कोई शरीफ घर वाला तुम्हें लड़की नहीं देता। अच्छा। तो बोला ठीक है। तो घोड़े पे बैठ सवार हुए बैंड बाजे के साथ में, और बैंड बाजा वाले सब इन्हीं के गाने बजाते जा रहे हैं। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, रिमझिम बरसे बादल वाह, जब तुम ही चले परदेस लगा के ठेस। फिर वो सारे गाने इसके सुपर डुपर हिट थे जी। तो वही नौशाद साहब के साथी कहते थे, जो म्यूजिशियन साथ में थे, अरे दर्जी साहब ये किसके गाने हैं जो बज रहे हैं। तो ऐसे ही मजाक होता था इनके साथ में। खैर ये इनकी शादी हुई। फिर रतन के बाद पीछे उन्होंने मुड़ के देखा। बिल्कुल। फिर रतन के बाद में शाहजहान वगैरह ये पिक्चर सब सुपर डुपर हिट, दिल लगी, दर्द, दुलारी, दास्तान तो काफ़ी देर में आई। तो उस दौर में महबूब साहब आए AR कारदार के पास। महबूब खान जो डायरेक्टर मदर इंडिया वगैरह के, मदर, उनको क्या डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर ने कहा कि आप नौशाद को ले लो, तुम्हारी पिक्चरें मार खा रही हैं, तो म्यूज़िकली हिट हो जाएगी पिक्चर तुम्हारी। तो महबूब साहब कारदार के पास आए, कारदार से
कहा कि मैं लेना चाहता हूँ नौशाद को, तुम एज अ लोन दे दो मुझे, क्योंकि बाहर काम नहीं कर सकते थे। तो कारदार ने कंडीशन रखते थे कि स्क्रीन पे आएगा म्यूज़िक नौशाद कर्टेसी कारदार प्रोडक्शन, और उसके अलावा 10% प्रॉफिट में मेरा पार्टनरशिप होगी। अच्छा। तो एग्री किया उन्होंने। पहली फिल्म थी नौशाद साहब की महबूब साहब के साथ में, अनमोल घड़ी। अच्छा। अनमोल घड़ी। उसके बाद मैं नौशाद साहब और महबूब साहब का आखिर वक्त तक सन ऑफ इंडिया तक साथ रहा। अनमोल घड़ी में नूरजहाँ के गाने तो आप लोग ने सुने, याद होंगे, एक एक बच्चे को आज तक याद है। आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। रफ़ी साहब का भी एक गाना बहुत है। रफ़ी साहब का एक ही गाना था, तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा है, किस्मत ने लूटा तुझको तेरा खिलौना टूटा। जी। फिर ये नूरजहाँ के बहुत मशहूर थे गाने। दूसरा वो जवां है मोहब्बत हंसी है ज़माना। फिर वो क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा कर, अरमानों की दुनिया में मेरी आग लगा कर। इसी गाने को पंडित प्रदीप ने वही ट्यून पे लिखा था अपना गाना। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ बिना तलवार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वही ट्यून थी। यह था, क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ बिना तलवार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बहुत मशहूर हुआ था ये गाना। हाँ, ये भी मशहूर हुआ था, मगर लिया उन्होंने वहाँ से, नौशाद साहब से। बाद में कहते थे कि नौशाद भाई ये क्या बताऊँ मैंने उसी ट्यून पे बोल लिखे, और फिर ट्यून दूसरी बन नहीं पा रही थी, इससे अच्छी ट्यून नहीं आ रही थी, तो मैंने वही रख लिया। अच्छा, ये तो नौशाद साहब के शुरुआती सफ़र के बारे में आपने बताया, लेकिन नौशाद साहब एक ऐसी शख्सियत रही क्योंकि बहुत ज़मीन से जुड़े हुए थे और आखिर तक अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा, चाहे वो पैसे की बात करें, इज़्ज़त की बात करें, शोहरत की बात करें, लेकिन आखिर वक्त तक वो ज़मीन से जुड़े थे। जिस फुटपाथ की आपने बात की थी कि दादर पर आकर वो फुटपाथ पर रुके थे, खाना भी नहीं खाने को मिलता था, पानी पी के सो जाते थे, लेकिन आखिर वक्त तक भी आपके बच्चों को भी उस फुटपाथ पर लेके जाते थे और दिखाते थे कि ये है वो जगह। उस किस्से के बारे में कुछ बताइए। नौशाद साहब अक्सर कहते थे, मेरी 3 बेटियां हैं, उन बहुत नज़दीक थी नौशाद साहब के जी। तो कभी उनका मूड होता था, तीनों बच्चों को बोलते चलो चलो मेरे साथ चलो, और मुझे कहते थे गाड़ी निकालो जी। पूछते था मैं कहाँ जाना है, बस तुम गाड़ी चलाओ, रास्ता मैं बताऊंगा। तो मैं समझ जाता था वो दादर वही उसी फुटपाथ पे जाएंगे, वहाँ जाके गाड़ी रुकवाते थे, उतरते थे गाड़ी से, वहाँ की ज़मीन को छूते थे और कहते थे मेरे बच्चों को सुनो, मैं यहाँ बरसों सोया हूँ इस फुटपाथ पे, और ये जगह को मैं कभी भूलूँगा नहीं, और मैं फ़ख्र होता है, यानी कि आई फील प्राउड कि मैं इस फुटपाथ से बंगले में पहुँचा हूँ। बिल्कुल। तो वो बोलता ये कभी मैं भूलूँगा नहीं। और फुटपाथ की एक कहानी है कि सामने ब्रॉडवे सिनेमा होता था जी। तो बोलते थे जब रात को मैं लेटता था तो ब्रॉडवे सिनेमा के पोस्टर लाइट देखता था और अल्लाह से दुआ करता था कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी का ये कब हिस्सा बनेगी ये रोशनी। तो करीब 16 साल के बाद में उनकी फ़िल्म बैजू बोरा वहाँ लगी और उसकी वहीं डायमंड जुबली हुई ब्रॉडवे में। और इंटरवल के वक्त स्टेज पे कुर्सियाँ वगैरह रखी गई, सब ऊपर आए, स्टेज पे बैठे, नौशाद साहब नहीं थे और वही फिल्म के हीरो थे। सब जर्नलिस्ट पूछ रहे थे नौशाद साहब कहाँ हैं, तो उनको ढूंढा गया। तो विजय भट्ट जो डायरेक्टर थे वो ऊपर पहुँचे, ऊपर बालकनी में, तो देखा वहाँ नौशाद साहब बालकनी में खड़े होके रो रहे हैं। अच्छा। तो विजय भट्ट ने पूछा नौशाद तो रो रहा है, किस बात पे रोना आ रहा है, खुशी के आंसू हैं? बोले नहीं। तो फिर क्या है? बोले सामने का वो फुटपाथ आप देख रहे हैं? बोले हाँ, उस पर है क्या फुटपाथ में? बोले वहाँ वो फुटपाथ से क्रॉस करके यहाँ आने में 16 साल लग गए मुझे। तो ये इनकी वो बैजू बारा के तो आपको मालूम है कि इट इज़ अ लैंडमार्क। बिल्कुल, आज तक।
वो दूसरी म्यूज़िकल हिट थी। तो ये जो नौशाद साहब अपने हर पुराने दौर को कभी नहीं भूल पाए थे, हमेशा याद रखते थे, और यही वजह थी कि ये तो बहुत कम लोग जानते हैं कि इतनी लोगों की उन्होंने मदद की है। उनके इंतकाल के बाद आपको मालूम हुई कई चीज़ें तो, कि इस तरह से नौशाद साहब बिना किसी को बताए मदद करते थे लोगों की। लोग आते थे, लाइन लगे होती थी। अगर खाने की बात करें तो रोज़ाना 20 से 30 लोगों का खाना घर में बनता था, जो लोग आकर खाते थे। तो इस बारे में कुछ बताइए कि लोगों से हमदर्दी या उनकी मदद का जज्बा कैसे देखिए था? ये आप कह लीजिए एक सूफ़ी इंसान थे ये, बेशक। 5 वक्त नमाजी, और मगर वो कहते थे बेटा ये मेरा म्यूज़िक रूम ही नहीं है, मेरा मंदिर है, मेरा मस्जिद है, मेरा इबादत खाना है। वो बोले मेरे बाद यहाँ मगरिब के वक्त जब रात और दिन का मेल होता है, यहाँ रोशनी करना और अगरबत्ती सुलगाना। नौशाद साहब कोई भी गमज़दा हो या मुसीबत में हो, फ़ौरन उसकी मदद करेंगे, हर तरीके से करते हैं। आज मुझे मालूम होता है और उसका फल खाने मिल रहा है मुझे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि मेरे साथ उन्होंने ये किया। तो ये बात उनमें नौशाद साहब में थी, और एक दूसरा फरिश्ता इंसान थे मोहम्मद रफ़ी, वो दोनों में ये बात थी, मगर किसी को जाहिर नहीं होने देते थे कि मैंने ये काम किया। कॉलेज के दिनों में जब जून के महीने में यहाँ गेट पे लाइन लगी रहती थी एडमिशन के लिए, सिफारिश के लिए आते थे। हाँ, तो वो कॉलेज उनको जब स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलता है, कम मार्क्स होते तो एडमिशन नहीं मिलता है, तो प्यून कहता कि जाओ नौशाद साहब के पास चले जाओ, उनका लेटर लेके आ जाओ, मिल जाएगा। तो हर कॉलेज, यहाँ जितने भी कॉलेज हैं सबके स्टूडेंट आते थे। तो मैं कहता था अब्बा ये खामखा एक सीट ज़ाया होगी, ये 35% 40% जी सीट ज़ाया हो जाएगी। तो बोले बेटा एक मौका तो मिलना चाहिए, शायद 100 में से 10 पढ़ लिख के कुछ बन जाए, वरना ये क्या करेंगे, ये भी डॉन बनेंगे, मौका दो उनको। तो ये उनका मिजाज था, किसी की मदद करना हो, कोई तकलीफ़ में फ़ौरन मदद करते हैं। बिल्कुल। एक दौर नौशाद साहब का ये भी था कि जब शुरुआती दौर की हम बात करेंगे तो मुझे याद आता है, मैंने पढ़ा था कि चेंबूर में स्टूडियो होता था, दिन भर भूखे रहते थे, एक वड़ा पाव पैक करवा लेते थे और बस वो वड़ा पाव खा के पूरा दिन गुजारते थे। ये मानखोड़ स्टेशन जी से वहाँ उतरते थे, रिकॉर्डिंग करने जाते थे सब, और वहाँ से जंगल में एक स्टूडियो था, तो ये सारे म्यूजिशियन पैदल जाते थे, और मानखोड़ स्टेशन से एक मस्का पाव, अच्छा, यानी कि वो पाव रोटी जो होती है उसमें मस्का लगा के देते थे, तो वो उसको पेपर में लपेट के वही उनका लंच हो रहा था, वो जाते थे। और गुलाम मोहम्मद साहब की दोस्ती इनकी वहीं से हुई। अच्छा, ये काफ़ी सीनियर थे गुलाम मोहम्मद उनसे, नौशाद साहब से। तो कुछ भी वो बोले बरसात में भीगते हुए जाते थे हम लोग, कपड़े सब भीगे हुए हैं, तो गुलाम मोहम्मद को कहा कि कुछ आप बात कीजिए सेठ से, तो जाके लड़े कि सेठ देखो हम लोग सब कब भीग के आते हैं, छतरी तो दो। तो एक छतरी सस्ती वाली दी यही सबको। तो अब्बा कहते थे वो छतरी ऐसी थी जब बारिश की बूंदें गिरती थी तो उसका रंग छूटता था, तो हम लोग के सबके चेहरे और कपड़े काले हो जाते थे। अच्छा, तो वही कहते थे कि वो क्या ज़माना था जी। श्री रामचंद्र के साथ में इनकी दोस्ती हुई, वो भी म्यूजिशियन थे, ये भी म्यूजिशियन थे। तो रिकॉर्डिंग होती थी रात को 12 बजे किसी पार्क में, 12 बजे के बाद ट्राम बंद हो जाती थी, घोड़ा गाड़ी टांगा बंद हो जाते थे, सन्नाटा हो जाता था। तो वहाँ रिकॉर्डिंग करते थे और सुबह तक 6 बजे तक सारे फिल्म के गाने रिकॉर्ड हो जाते थे, और कहते थे कि 10 रुपये हम लोग को मिलते थे। तो हम श्री रामचंद्र खुश जाते थे, चलो आज बिरयानी खाएंगे होटल में जाके। अच्छा, तो अन्ना साहब जिनको श्री रामचंद्र इनका नाम था, वो नौशाद साहब के बहुत ही नज़दीकी दोस्त, साथ में स्ट्रगल किया, फिर कामयाबी उन दोनों को साथ में ही मिली। बिल्कुल। नौशाद साहब के बारे में किसी जब शुरुआती दौर में उम्र कम थी, 16-17 साल की उम्र थी, तो ज़ाहिरी बात है बड़े बड़े उस वक्त म्यूज़िक कंपोज़र जो थे वो मजाक भी बनाते थे जिनके साथ ये काम कर रहे थे कि ये आज का लौंडा है और ये नया बच्चा हमें क्या सिखाएगा। और कई बार ऐसा हुआ कि नौशाद साहब ने शिकायत की, तो किसी ने उस्ताद ने कहा कि आज ये लड़का तुम जिसको कह रहे हो क्या सिखाएगा,
ये कल को तुम लाइन लगा के खड़े हो गए इसके हाँ, पास? ये नौशाद साहब शायद मुश्किल से 18-19 साल के ही होंगे जी और उस ज़माने के म्यूजिशियन सब उस्ताद होते थे 60-70 साल के। जी। तो उनको एक तरीके से कह लीजिए जलन भी होती थी, ये कल का लौंडा खड़ा होकर म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया, हमको बता रहा क्या बजाना। जी। तो मजाक उड़ाते थे, कोऑपरेट नहीं करते थे। पहली फिल्म थी नौशाद साहब की, पहला गाना रिकॉर्ड हो रहा था, शायद ये रंजीत मूवी टोन में था। जी। तो फिर ये गए अंदर ऑफिस में, तो वहाँ एक खेमचंद प्रकाश साहब बैठे हुए थे, अपने दौर के बहुत ही मशहूर कंपोज़र। उनको असिस्ट भी किया था नौशाद साहब ने एक किसी फिल्म में। तो उनको कहा कि देखिए मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, सब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। तो खेमचंद प्रकाश गए, बोले चलो मैं चलता हूँ। वहाँ जाके डांटा सबको, बोले आज तुम ये इस बच्चे का मजाक उड़ा रहे हो, कल इसी के दरवाजे पे खड़े होगे काम के लिए। अच्छा। तो वो गाना कैसे भी करके उन्होंने रिकॉर्ड किया और उसके बाद में नौशाद साहब ने रिज़ाइन कर दिया। जी। अच्छा, नौशाद साहब ने कई लोगों का, कई सिंगर्स का करियर बनाया है और जो गाने हिंदी सिनेमा की अगर बात करें तो आज भी यादगार हैं, हर गाना हिट है नौशाद साहब का। देखिए नौशाद साहब ने सुरैया जी इतनी मशहूर सिंगर है और हीरोइन भी, जी उसको ब्रेक दिया फिल्म में। पहली फिल्म थी शायद स्टेशन मास्टर, उसमें बच्चे का रोल था, उसने रोल भी किया था। फिर सुरैया से सारे प्लेबैक मेहताब का कराते थे। मेहताब उस दौर की काफ़ी मशहूर हीरोइन थी, जिन्होंने बाद में सोहराब मोदी से शादी कर ली। जी। उनका बहुत गाना मशहूर हुआ था एक शारदा फिल्म का, पंछी जा पीछे रहा है बचपन मेरा, उसको जाके ला। तो सुरैया को एज अ प्लेबैक सिंगर का ब्रेक दिया, मशहूर हो गई बहुत। फिर श्याम कुमार एक जो विलेन का रोल करते थे, उनको भी ब्रेक दिया दिल लगी फिल्म में। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, बहुत मशहूर गाना, काफ़ी गाने उन्होंने गाए नौशाद साहब के। टुन को ब्रेक दिया, जो उमा देवी के नाम से आई थी एज अ सिंगर, उनको ब्रेक दिया एज अ सिंगर। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। फिर इनको महेंद्र कपूर को भी समझ लिया, उसी दौर में श्री रामचंद्र नौशाद साहब ने एक ही साथ ब्रेक दिया। महेंद्र कपूर, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं। रफ़ी साहब भी उसमें शामिल हैं। रफ़ी साहब की बॉम्बे में पहली फिल्म, पहला ब्रेक था नौशाद साहब के साथ। वैसे वहाँ पंजाब में उन्होंने कुछ फिल्म की थी जी। और कोरस गाना था, रफ़ी साहब ने गाया था, अलाउद्दीन और एक मोती साउथ का सिंगर था जी। आर्मी के मार्चिंग का गाना था, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आँखों का तारा। तो उन तीनों को बूट्स पहनाए थे, क्योंकि एक ही माइक्रोफोन पे सब होता था, म्यूजिशियन भी सिंगर भी, तो उनको मार्चिंग इफेक्ट चाहिए था। तो तीनों को बूट्स चोर बाज़ार से मंगाए, आर्मी के बूट्स, वो पहना, वो बोले कि आप पैर चलाते जाओ, मार्च करते जाओ और गाते जाओ जी। तो खैर वो लोग जब रिकॉर्ड हुआ गाना, तो रफ़ी साहब अक्सर बताते थे कि नौशाद भाई आपको याद है वो गाना की रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग ने जूते उतारे तो पैर में छाले पड़ गए थे, खून आ रहा था। तो रफ़ी साहब का तो बहुत ही, अब्बा का बहुत ही नज़दीकी ताल्लुकात रहे हैं। रफ़ी साहब को उरूज पे पहुँचे बेजुबारा, उसके बाद में पलट के नहीं देखा उन्होंने। बिल्कुल। अभी जो आपने कहा कि इनको कितनों को लाए, कितनों को ऊपर टॉप पे सिंगर बना दिया, नौशाद साहब हमेशा एक ही बात कहते थे, मैंने इन लोगों को गवाया, मतलब मैंने इनको रास्ता दिखाया, मैंने किसी को बनाया नहीं, मैंने रास्ता बताया इनको। अब चलने वाले के पैरों में ताकत होना चाहिए कि मंजिल तक पहुँचे। तो लता हैं, रफ़ी साहब हैं, बोले ये लोग कि वो जुनून था, ताकत थी पैरों में, और ये मैं कर सकते हैं, वो करके बताया उन्होंने। बिल्कुल। नौशाद साहब की अगर बात करें तो उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो आपने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, बचपन से उनको देखता है, वालिद के तौर पे उनको देखा है, बहुत कुछ उनसे सीखा होगा। मज़हबी इंसान बहुत ज़्यादा थे, 5 वक्त के नमाज के पाबंद थे माशाल्लाह वो, और हमेशा संगीत को भी इबादत में शामिल किया उन्होंने। तो आप
किस तरह से एज अ फादर उनको देखते थे कि ये मेरी जो वालिद साहब इतनी बड़ी शख्सियत है कि इतनी शोहरत होने के बावजूद भी अल्लाह को नहीं भूलते कभी और हमेशा आकर नमाज अदा करते थे पहले? देखिए, नौशाद साहब सब में पहले हिंदुस्तानी थे जी। अक्सर मालूम है इनको, लोग इनके चाहने वाले कोल्हापुर के वहाँ एक वो क्या महालक्ष्मी टेम्पल है, यहाँ सिर्फ ब्राह्मण ही जा सकते हैं, उनको लेके गए तो उनको कोई एतराज़ नहीं, वहाँ गए, वहाँ उनको तिलक वगैरह लगाया, इनके हाथों से आरती उतारी गई मूर्ति की जी। तो वो कहते थे बेटा सब एक ही धर्म है, सब एक ही मज़हब है। बोले कुरान में लिखा है, अल्लाह ने का फरमाया है कि मैंने अलग अलग सदी में दुनिया के अलग अलग कोनों में अपने पैगंबर भेजे हैं, तो ये हमारे राम भी पैगंबर है, ये विष्णु भी, इस बोले ये गौतम बुद्ध, ये सब पैगंबर है। जब कुरान में लिखा तो झूठ नहीं हो सकता। तो वो कभी भेदभाव नहीं। अभी आपको देखिए एक बात बता दें कि हिंदुस्तान का जो सब में मशहूर भजन है, मन तड़पत हरि दर्शन को, आज जी कंपोज किया है नौशाद अली ने, लिखा है शकील बदायूनी ने और गाया है मोहम्मद रफ़ी ने जी। तो इससे बढ़कर आपको क्या सबूत चाहिए कि ये सच्चे हिंदुस्तानी थे, और उनमें कोई भेदभाव नहीं था। उस दौर में ये कोई भेदभाव नहीं, आजकल तो पॉलिटिकली से बहुत हो गया है, नाटक हो गया है, उस दौर में कुछ नहीं था, सब एक थे। बिल्कुल। लता बाई गा रही हैं बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, रफ़ी साहब गा रहे हैं मोहेपन, वो अपना वो मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, कई भजन उन्होंने गाए। किसी को ये भेदभाव नहीं था, सबका एक ही फीलिंग था, ये हम हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी कल्चर है। नौशाद साहब कहते थे कि ये संगीत जो है खुद एक मज़हब है, खुद एक धर्म है। हर धर्म में आप देख लीजिए, हर मज़हब में देख लीजिए, अल्लाह को या जीसस को या गुरु नानक जी को या फिर दूसरे भगवानों को सब याद करते संगीत से ही करते हैं। बिल्कुल। तो ये ऊपर वाले के सब में मनपसंद ज़बान है जिसकी कोई सरहद नहीं, हर कहीं भी जाइए आपको यही सुर मिलेंगे, 7 सुर मिलेंगे। जी। एक नौशाद साहब का रिकॉर्ड भी ये रहा है कि सबसे लंबे दौर के म्यूज़िक कंपोज़र रहे हैं, 1940 से लेकर प्रेमनगर से लेकर या कांचन से 1939 की बात करें, और 2005 ताजमहल एंड एटर्नल लव स्टोरी तक म्यूज़िक कंपोज किया उन्होंने। 86 ईयर्स जब हो गए थे तब तक, ये रिकॉर्ड भी है उनका। देखिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। दुनिया में कोई ऐसा कंपोज़र नहीं जिसका कैरियर स्पैन इतना बड़ा हो, मोर देन 65 ईयर्स। और वो हमेशा कहते थे बेटा, ये इनकी फ़िलॉसफी थी जो मैं आज सबको कहता हूँ, जब तक ज़िंदा हो ज़िंदा रहो। बोलते थे लिव अ फुल लाइफ। बोलते मुझे उन लोगों से चिढ़ होती है जो बिस्तर पे लेट के मौत का इंतज़ार करता है। जब तक सांस है तो ज़िंदा रहो। तो आखिर वक्त तक काम करते थे, खुद कहते थे देखो मेरे घुटने बेकार हो गए, मैं चल नहीं सकता हूँ। तो स्टूडियो आते तो बस सीढ़ी पे चलाने के लिए मैं उनको गोद में उठाता था, या और कोई म्यूजिशियन आके गोद में उठा के ऊपर ले जाता था। मुग़ल आज़म के टाइम पे जब इसका रिकॉर्ड किया म्यूज़िक, तो उस वक्त उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, जबकि हम लोग कहते थे कि अब्बा वही म्यूज़िक है, हम लोग वही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप मत आइए, हम लोग कर लेंगे। नहीं बेटा, मुझे मेरा रहना ज़रूरी है। तो वहाँ रिकॉर्डिंग रूम में एक सोफ़ा लगा देते थे, तो वो लेट के सुना करते थे। और उस वक्त भी इनका इतना अच्छा सेंस थे, कान इतने अच्छे थे, लेटे लेटे वो बोलते थे उत्तम देखो वायलिन के सेक्शन में शायद दूसरे रो में किसी ने गलत नोट लगाया है, बी नेचुरल के जगह बी फ्लैट लगाया, इनके नोट सबके चेक करो सेकंड रो में। अच्छा, ऐसे कान तेज थे, म्यूजिशियन कांपते थे उनके हाथ से। अरे बाप रे, ये सुन के 60 वायलिनिस्ट बैठे बजा रहे हैं, उसमें से बता दिए कौन से रो में गलत बजाया। मतलब उस उम्र के पड़ाव पर, उस उम्र के पड़ाव पे। जी। नौशाद साहब एक बहुत अजीम फ़नकार रहे हैं हिंदुस्तान के, आज भी
लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, हालांकि हमारे बीच नहीं है वो, और करते भी रहेंगे, क्योंकि संगीत सम्राट और क्लासिकल मौसीकी के बादशाह न जाने कितने ख़िताब से नवाजा गया है नौशाद साहब को। आप एज़ अ फ़ादर, मतलब अगर हम म्यूज़िक कंपोज़र उनको अलग करें, और एज़ अ फ़ादर आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए फादर का, देखिए कभी हम लोग को कुछ कहा नहीं, डांटा नहीं जी। हम लोग को डांट पड़ती थी, मस्ती करते थे, माँ से डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, ये बीच बचाव करते थे जी। उनकी ये बहुत ही खूबी थी, कभी किसी को ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं करते थे। उनके बहुत सारे किस्से हैं, अभी बताऊँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। बहुत प्यारे इंसान, बहुत मोहब्बती, हर किसी से बहुत प्यार से मिलना। आपसे भी अगर आप पहली बार भी मिले तो ऐसे मिलेंगे कि जैसे कि बरसों पुरानी पहचान हो। जी। आज भी लोग याद करते हैं, पूरे सड़क का नाम हो गया संगीत सम्राट नौशाद अली मार्ग। लोग मिलते हैं तो वही कहते हैं कि ऐसा इंसान हर किसी को, भले जानते हो या ना, मुस्कुराते थे, देख के स्माइल देते थे, बोलते वो कितना बड़ी बात है। बिल्कुल। आखिरी वक्त की अगर हम बात करें नौशाद साहब, जब हमें इस दुनिया से रुखसत किए गए तो अस्पताल का वो वक्त था, और आपको याद होगा आज भी कि वो आपने हमें पिछली बार बताया था। देखिए करीब सुबह के 4 बजे थे, फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि नौशाद साहब नानावती हॉस्पिटल में आईसीयू में थे जी। वहाँ से फ़ोन आ गया कि देखो नौशाद साहब इज़ सिंकिंग, मतलब कि उनका वक्त आ गया, जा रहे हैं, आप सब आ जाओ। तो देखिए उनकी खुशनसीबी, पूरी फैमिली उनके साथ में वहाँ खड़ी हुई। हमेशा, पहले मैं ये बता दूं, हमेशा ये कहते थे कि संगीत को बेटा मैंने अपनी इबादत में शामिल किया है, मतलब अपनी नमाज में भी शामिल है संगीत। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो देखा सबको मुस्कुरा रहे थे, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था मुंह पे। तो फिर हमारा हाथ पकड़ के इशारा किया कि ये लाइट की तरफ इशारा किया कि सब जला दो, तो सब लाइटें जला दी। फिर उन्होंने ऑक्सीजन मास्क निकाला और गाने लगे, भैरवी ठाट गा रहे थे। वो भैरवी उनका सब में मनपसंद राग था। वही मैं सोच रहा था ये इस वक्त क्यों गा रहे हैं, क्या हो गया इनको। फिर गाते गाते रुक गए, फिर मुझे इशारा करके बोले कि डॉक्टर को बोलो मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। तो डॉक्टर ने बोला हाँ नौशाद साहब उसमें दवा डाल दियो, बड़े डॉक्टर भी अभी आ रहे हैं, आप फिक्र मत करो। तो समझ गए वो। तो लेटे लेटे उन्होंने कलमा पढ़ा 3 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 3 बार कलमा पढ़ा और सुबह फजर की नमाज का वक्त हो गया था। तो लेटे लेटे उन्होंने हाथ ऊपर उठाया, अल्लाह अकबर, वो कह के रुखसत हो गए। मतलब एक तरह से इबादत भी कर ली, इबादत भी कर ली और संगीत भी। देखिए बाद में मैंने पता चला, मुझे ध्यान में आया, वो कहते थे कि संगीत मैंने अपनी इबादत में शामिल किया है, इसलिए राग भी। हाँ, तो राग भैरवी थी, उनकी मनपसंद राग थी, वो गाया उन्होंने। वो गाने के बाद में कलमा पढ़ा, फिर अल्लाह अकबर बोल के चल दिए। ये भी बहुत खुशकिस्मत ऐसे लोग होते हैं जिनको ये मौत अरे नसीब तो होती है। मेरे बच्चे चिमट चिमट के रो रहे थे कि अब्बा जान, उनको अब्बा जान कहते थे, अब्बा जान चले गए। तो मैंने कहा बेटा देखो सबको जाना है, एक दिन सब जाएंगे, मगर ये देखो, ये याद रखना, ऐसी ज़िंदगी और ऐसी मौत बहुत ही तकदीर वालों को मिलती है कि खुद ही कलमा पढ़ा और अल्लाह अकबर बोल के चल दिया। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है कि अजीम फ़नकार तो थे, अजीम शख्सियत के मालिक भी थे नौशाद अली साहब, और कभी नहीं भुला सकते। हिंदी सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो गाने हटा दिए जाएं या उनकी फ़िल्मों को जिसमें उन्होंने म्यूज़िक कंपोज़ किया उसको हटा दिया जाए तो हिंदी सिनेमा ख़त्म है, ये समझ लीजिए। हिंदी फ़िल्मों का एक बहुत बड़ा दौर ख़त्म है और हिंदी सिनेमा अधूरा है नौशाद साहब के म्यूज़िक के बिना, नौशाद साहब के गानों के बिना जो उन्होंने कंपोज़ किए हैं, जो फ़िल्में हमें दी हैं। गुजारिश करेंगे थोड़ा सा वक्त राजू नौशाद साहब और लेंगे। हम म्यूज़िक रूम में, जिसको वो इबादत गाह कहते थे, जी उसमें भी हम जाना चाहेंगे नौशाद साहब के कुछ ख़ास और नायाब चीज़ें, हारमोनियम जैसे है, कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखाएंगे। बाकायदा मुसल्ला है जहाँ पर वो इबादत किया करते थे। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, अभी राजू नौशाद साहब हमें बताएंगे। तो सर आइए, हम थोड़ा सा, हमें आप नौशाद साहब का रूम दिखाइए। तो अब हम चलेंगे नाजरीन उस कमरे में, उस म्यूज़िक रूम में जहाँ पर नौशाद साहब ने
कई बड़ी बड़ी फिल्मों की धुन तैयार की, कई बड़े बड़े गानों की धुन यहाँ पर बनाई हैं। और इस कमरे को वो अपनी इबादत गाह कहते थे, क्योंकि यहाँ पर इबादत भी करते थे, संगीत को भी इबादत में शुमार कर रखा था। और यहाँ पर आपको वो नायाब चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अभी राजू नौशाद साहब हमें बताएंगे कि वो ख़ास चीज़ें नौशाद साहब की जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया वो कौन कौन सी है। तो राजू नौशाद साहब, पहले तो मैं इस कमरे के बारे में ही जानना चाहता हूँ जो नौशाद साहब ने अपना ज़्यादातर वक्त इसी में गुजारते थे, इसको इबादत गाह कहते थे। नौशाद साहब हमेशा कहते थे ये मेरा म्यूज़िक रूम ही नहीं है, मेरा मस्जिद है, मेरा मंदिर है, मेरा इबादत खाना है। और कहते थे बेटा कोई भी मेरा गाना ले लो और से सुनो तो तुम फिर पता चलेगा कि मैं ऊपर वाले से बात करता हूँ। तो ये वाकई बिल्कुल सच बात है कि इसको इबादत गाह बना रखा था अपनी, और संगीत भी था, नमाज भी थी। इस कमरे में जिस सिंगर का आप नाम लीजिए वो सिंगर यहाँ पर आता था, रिहर्सल्स होती थी नौशाद साहब के साथ। और वो जगह आपको दिखाएंगे पहले राजू नौशाद साहब। ये जो सोफ़े हैं शायद ये वो हैं जी, ये वो सोफ़े हैं जिस पे आपको मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे साहब, जितनों के नाम आप सोच सकते हैं वो सब यहाँ बैठ के रिहर्सल करते थे। इवन पाकिस्तान से आते थे, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली, वो यहीं बैठ के गाते थे। अच्छा, नौशाद साहब ने सिंगर्स के अलावा किसी को इस सोफ़े पे बैठने नहीं दिया, क्यों? उनके पता नहीं क्या उनका मिजाज था कि लता जी आज भी कहती हैं, पूछती हैं बेटा हम लोग के सोफ़े वैसे ही हैं? हम कहते हैं आंटी वैसे ही रहे, किसी को बैठने दे तो हम बोला आंटी नॉन म्यूज़िकल आदमी नहीं बैठता वहाँ। मुझे पता था तो हंसती थी। पता नहीं वो नौशाद साहब को क्या था कि अगर प्रोड्यूसर हो या हीरो कोई आ गया वहाँ बैठने जा रहा है तो कहते थे आइए उधर बैठते हम लोग, उस तरह बैठेंगे उनको नहीं बैठने। और फिर अपना हारमोनियम भी किसी को छूने नहीं देते थे। अच्छा, तो ये जो हारमोनियम है ये वही हारमोनियम है जिससे आप किसी भी फिल्म, बड़ी से बड़ी फिल्म का म्यूज़िक, बड़ी फिल्मों और एक से एक हिट गानों के जन्म इसी हारमोनियम पे हुआ, चाहे वो मुग़ल आज़म के हों या पाकीज़ा या मदर इंडिया। जी जी। और जितनी फिल्म रही है नौशाद साहब की, इस हारमोनियम से, ये तो दूसरा है लेकिन हम इस हारमोनियम की बात करें तो ये वो हारमोनियम है जिसको नौशाद साहब कभी किसी को छूने भी नहीं देते थे। और इसी हारमोनियम से वो ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे अज़ीम गाने, ऐसे ऐसे ना भुलाने वाले गाने, यादगार गाने बने हैं जो आज तक लोग सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे जब तक ये दुनिया कायम बरकरार रहेगी। ये हारमोनियम के बारे में क्या कहेंगे आप? भाई ये हारमोनियम के बारे में, ये बड़ा अच्छा हारमोनियम है और उनका हाथ इस पर जम गया था तो वो दूसरा कई ला के दिए। ये पुराना काफ़ी हो गया था, वो बोलते नहीं बेटा यही, इससे अच्छा कोई मिलता नहीं मुझे। अच्छा, और ये यहाँ पर थोड़ा सा आप ये देखिए हारमोनियम जो बजाते थे तो ये उनका हाथ का निशान है। अच्छा, ये धौकनी को हवा देने के लिए यहाँ हाथ रखते थे। और इनके कुछ जगह पे चाय पीते थे तो चाय के निशान भी हैं। मैं इसको ट्यूनिंग कराता हूँ मगर वो कहता हूँ इसको ना साफ़ करना ना पॉलिश करना, ऐसे ही रखो। अच्छा, और ये जो दूसरा हारमोनियम है ये सबसे पहला हारमोनियम? सबसे पहला इनका हारमोनियम था जो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उस वक्त किसी मारवाड़ी के पास गिरवी था जी, और नौशाद साहब के पास इतना पैसे नहीं थे, 40 रुपये महीना मिलता था, वो मारवाड़ी 40 रुपये में दे रहा था। तो बहुत जद्दोजहद करने के बाद कई महीनों लगा दिए, फिर 30 रुपये में लिया। अच्छा, ये 30 रुपये का हारमोनियम था जो कि नौशाद साहब का सबसे पहला हारमोनियम था। ये जगह नौशाद साहब की थी, यहाँ पर वो आराम फरमाते थे, यहाँ बैठ के कंपोज करते थे। ये जो जगह है सामने, और ये खाने के बाद में तकिए पे लेट जाते थे थोड़ी देर के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए नौशाद साहब की मजरू साहब के साथ, मजरू सुल्तानपुरी साहब के साथ समधी भी थे। और समधी थे। मजरू साहब को पहला ब्रेक दिया नौशाद साहब ने। और मजरू साहब भी उनके हुनर को, उनके फ़न को परखा था नौशाद साहब ने। और मजरू साहब ने भी उनके लिए बहुत फ़िल्मों में एक से एक शानदार गाने लिखे हैं। और ये रिश्ता बाद में हम बात करेंगे इस पर कि कैसे दोस्ती का रिश्ता ये रिश्तेदारी में बदला था। ऊपर आप देखिए पियानो पर ये जवानी की तस्वीर है शायद नौशाद साहब। जी हाँ, और वो पियानो वही पियानो है वहाँ रखा है। पियानो और हारमोनियम ये दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जो नौशाद साहब बहुत शानदार लाजवाब अंदाज में बजाते थे और उस पर महारत हासिल थी नौशाद साहब को। वहाँ पे रफ़ी साहब के साथ भी तस्वीर है, ये इसी कमरे की है। जी।
तो ये वो तस्वीर है, देखिए, जब रफ़ी साहब यहाँ पर अक्सर रिहर्सल्स के लिए आते होंगे नौशाद साहब के पास। ये हारमोनियम, यही हारमोनियम है। अच्छा, जो हारमोनियम तस्वीर में आप देख रहे हैं, तस्वीर में वही हारमोनियम है। तो ये कौन से गाने की कुछ याद है आपको? अबे मुझे याद नहीं है। अच्छा। कौन सा गाना था जी। नीचे देखेंगे तो दिलीप साहब के साथ ये घर के बाहर की शायद ये तस्वीर है। सीढ़ी पे यहाँ बैठे हुए दिलीप साहब, और उनकी पीछे इम्पाला गाड़ी खड़ी हुई है। ये गंगा जमुना के वक्त का है। अच्छा, तो ये तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, ये जगह भी आपको दिखाएंगे बाहर, जहाँ पर गंगा जमुना की सीटिंग होती थी। अवार्ड्स की बात करें तो नेशनल हो, इंटरनेशनल अवार्ड्स हों, कई एजाज़ात से नौशाद साहब को नवाजा गया है। फिल्म फेयर अवार्ड एक ही मिला बैजू बावरा के लिए। बैजू बावरा के लिए एक दिया है, फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है। अब ये फिल्म फेयर अवार्ड तो आपको मालूम है क्या, उसके चक्कर सब जानते होंगे आप। बिल्कुल। तो इतने अजीम, वो अब बताइए, मुग़ल आज़म, मदर इंडिया वगैरह को कोई अवार्ड नहीं। जी मुग़ल आज़म को कोई अवार्ड नहीं दिया। जी बिल्कुल। नौशाद दिल अपना प्रीत पराई के बेस्ट म्यूज़िक और बेस्ट पिक्चर वगैरह सब दिया है, क्योंकि सब खरीदे जाते थे। और आसिफ साहब को सिर्फ दिया काहे का, नॉट एज अ डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर। ये था दास्तान। आसिफ साहब जब ऊपर गए स्टेज पे अवार्ड लेने, उनको अवार्ड दिया, देखा उन्होंने और बोला कि मेरे समझ में नहीं आता ये बेस्ट पिक्चर कैसे हुई। ना बेस्ट डायरेक्शन है, ना बेस्ट डायलॉग है, ना बेस्ट परफॉर्मेंस है, ना बेस्ट म्यूज़िक है, तो ये बेस्ट पिक्चर कैसे हुई। बोला मैं ये अवार्ड लेता नहीं हूँ, वहीं छोड़ के चला है। अच्छा, के आसिफ साहब। के आसिफ साहब जी, वाकई देखिए, नौशाद साहब की अगर बात करें तो जितनी भी फिल्में की हैं, उनकी फिल्में 13-12 फिल्में गोल्डन जुबली हिट रही है, 3 फिल्में डायमंड जुबली हिट रही है। उस पे गोल्डन डायमंड पे मत जाइए, क्योंकि ये शुरू किया था बी आर चोपड़ा में। उन्होंने किया था 1950 के बाद, मिड ऑफ 1950 के सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। उससे पहले तो था नहीं। जब ये शाहजहां थी, रतन थी, या दिल लगी दुलारी, या मेला वगैरह, उस वक्त तो कोई अवार्ड था नहीं ना। वो गिनती होती थी कितने हफ्ते हो गए, वो तो पिक्चर एक बार लग जाती थी, उतरती नहीं थी। जी, जैसा कि हमने अर्ज़ किया था कि नौशाद साहब को एक ही फिल्म फेयर अवार्ड मिला है बैजू बावरा के लिए, बेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र के लिए। और उनकी फ़िल्मों की अगर बात की जाए, हमने ये जिक्र किया था कि कंट्रीब्यूशन नौशाद साहब का ऐसा है हिंदी सिनेमा में। म्यूज़िक की अगर बात करें तो म्यूज़िक हटा दिया जाए तो हिंदी सिनेमा अधूरा है, और उसके बावजूद एक फिल्म फेयर अवार्ड और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नौशाद साहब को दिया गया है। एक पियानो है नौशाद साहब का यहाँ पर, जो तस्वीर में भी आपको दिखाया था। इस पियानो की क्या ख़ास बात है? इस पे ज़्यादातर नौशाद साहब बैकग्राउंड म्यूज़िक स्कोर करते थे। अच्छा। या कोई हैप्पी गाना हो, जैसे कि मुझे याद है, थोड़ा बहुत याद है, रामो शाम। अच्छा। रामो शाम का वो आई हैं बहारें, उस पे किया। साथी का वो गाना था, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, वो भी है उसमें, इनके एक बायोग्राफी में है, मजरू साहब के साथ बैठ के। इसी पियानो पर वो धुन कंपोज हुई हैं। साथ में ये मुसल्ला भी यहाँ पर जानमाज रखी हुई है। वो हमेशा नमाज, 5 वक्ता नमाजी थे, बहुत ही अल्लाह वाले, अल्लाह से डरने वाले। और वो आखिर वक्त तक नमाज़ पढ़ते थे। और एक बात कहते थे, बेटा जब इंसान कुछ नहीं होता है तो अल्लाह से बहुत नमाज़ पढ़ता है और मांगता रहता है कि अल्लाह मुझे ये दे दे, वो दे दे। बोला अल्लाह देता है, अल्लाह देता है। उसको देता क्या है, इम्तिहान लेता है कि ये सब तुमको जो चाहिए था मैंने दे दिया, अब इसके बाद तुम मुझे याद रखते हो कि नहीं। सब भूल जाते हैं, तो अल्लाह फिर वो डोरी खींच लेता है। तो इसलिए कहते थे नौशाद साहब, कभी अल्लाह को भूलो मत, उनका एहसान मंद ज़िंदगी भर रहो। तो ये उनका बहुत ही बड़ा पंथा या फ़िलासफ़ी थी उनकी लाइफ की। और बिल्कुल सही फ़िलासफ़ी थी, हम सबको सीख लेनी चाहिए नौशाद साहब की ज़िंदगी से, उनकी बातों से, जिस तरह से उन्होंने बताया है जीने का तरीक़ा। ये वही कमरा है जिसके बारे में हमने आपको बताया। राजू नौशाद साहब ने आपको तमाम वो नायाब चीज़ें दिखाई, चाहे वो सोफ़े हों, हारमोनियम है, पियानो है, और फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, या इस्तेमाल की हुई नौशाद अली साहब की वो चीज़ें हैं जो वाकई नायाब रहेंगी, हमेशा संजोए हुए हैं। मैं ये बता दूँ, जो अवार्ड दिख रहे हैं ये 10% भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ समंदर किनारा है तो ख़राब हो जाते, जंग पकड़ लेते, धूल मट्टी आती है, तो सबको पैक करके स्टोर में रख दिया। अच्छा, तो मतलब ये 10% भी नहीं है नौशाद साहब। वाकई अगर देखा जाए तो इस अवार्ड्स के लिए नौशाद साहब का एक अलग सा कमरा, 1000 अवार्ड्स है जी, तो एक पूरा अलग कमरा चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, समुद्री इलाका है,
तो मॉइस्चर बहुत होता है, नमी होती है, तो सब ख़राब हो जाते हैं। संभाल के रखना भी ज़रूरी है, और ये राजू नौशाद साहब की ही हिम्मत है कि वालिद साहब के तमाम एजाज़ात को और उनके इस्तेमाल करदा चीज़ों को आज तक संजोए हुए हैं। तो ये है वो कमरा। अब हम चाहेंगे कि वो सीढ़ी जिस पर गंगा जमुना की दिलीप साहब के साथ बैठकर सीटिंग होती थी, हम वो चाहेंगे कि वो आपके ज़रिए देखना चाहेंगे। तो ये वो जगह है जिसकी हम बात कर रहे थे, नौशाद साहब के बिल्कुल दरवाज़े के बाहर जो आंगन होता है, सहन होता है, ये आप देखिए वो जगह है। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो तस्वीर में आपको हमने दिखाई थी, आप देख रहे हैं, जहाँ पर दिलीप कुमार साहब और नौशाद साहब, गंगा जमुना फ़िल्म जब दिलीप साहब बना रहे थे उस वक्त यहाँ पर अक्सर आकर बैठा करते थे, और उसकी कहानी, उसके गानों पर बात होती थी। और गंगा जमुना एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी दिलीप साहब की, जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी, प्रोड्यूस भी किया था। नौशाद साहब का म्यूज़िक था उस फिल्म में, और ये वही ख़ास जगह है, ये देख सकते हैं आप, जहाँ पर उसके गाने लिखे गए। समुद्री इलाका था, शोर शराबर इतना नहीं होता था जितना आज के दौर में है, लेकिन हवा बहुत अच्छी आती थी। तो इसलिए ये जगह जो है वाकई ये भी नायाब है, आज भी बरकरार है, और ये ख़ास जगह है। तो नौशाद साहब का ये घर, आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जो रोड है बाहर, ये रोड संगीत सम्राट नौशाद अली मार्ग कहलाता है। ये आप देख सकते हैं, बोर्ड भी लगा है सामने। ये बिल्कुल नौशाद साहब के घर के बाहर है, और ये पूरा मार्ग जो है, यानी ये पूरी जो सड़क है, वो संगीत सम्राट नौशाद अली साहब के नाम पर रखी गई है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि नौशाद साहब की क्या शख्सियत, क्या अज़ीम इंसान और क्या अज़ीम फ़नकार हिंदुस्तान के, जिनके नाम से ये पूरी सड़क है। और ये पूरा बंगला आप देखें तो ये नौशाद साहब का बंगला था, नौशाद साहब ने इसको ख़रीदा था, और आज ये हमें पता नहीं कितने करोड़ों का ये बंगला है, लेकिन उस वक्त जब ये ख़रीदा गया था तो इसका दाम बहुत कम था। लेकिन बात दाम की नहीं है, बात इस बात की है कि इस बंगले को आप देखिए, ये उस शख्स का बंगला है जो तकरीबन 12-13 बरस की उम्र में अपना घर छोड़कर लखनऊ से आ गया था, जिसने म्यूज़िक को चुना था, घर को नहीं चुना था, और फुटपाथ पर सोया, फुटपाथ पर खाली पेट सोना पड़ा, भूखा रह करके अपनी ज़िंदगी, अपना वक्त काटना पड़ा। हिम्मत नहीं हारी, जज्बा नहीं उनका कम हुआ, हौसला कम नहीं हुआ, और आज ये बंगला जो है नौशाद साहब का है, ये सड़क जो है वो नौशाद साहब के नाम से है। और नौशाद साहब को अक्सर याद करते हैं, करते रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी। उनके गाने गूंजते रहेंगे, लोग उनको, उनकी शख्सियत, उनके म्यूज़िक के लिए याद करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले शुमारे में मुलाकात होगी आपसे, किसी नई शख्सियत के बारे में, किसी और नए लेजेंड के बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और आप रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए आदाब।